हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू करंट अफेयर्स सेशन स्टडी आईक्यू में आपका स्वागत है। और आज है 25 अगस्त। 25 अगस्त को हम लोग अपने करंट अफेयर्स का डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे करंट अफेयर्स में आज की जो न्यूज़ है वो है चंद्रयान के लैंडिंग से। तो चंद्रयान जो है हमारा साउथ पोल पर पहुंचा, सॉफ्ट लैंडिंग की। तो ऐसा करने में हमारा चंद्रमा पर उतरने में कौन से नंबर का स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। तो साउथ पोल पे अगर हम लोग बात करेंगे तो अभी तक कोई भी देश नहीं पहुंचा है, तो वहां पर हम पहले नंबर पे हैं। लेकिन चंद्रमा पर ओवरऑल अगर आप रैंकिंग देखेंगे तो हम चौथे नंबर पे हैं। तो हमसे पहले जो है वो रसिया, अमेरिका, है ना, रसिया, अमेरिका और साथ ही साथ चाइना और फिर इंडिया, ये चौथे नंबर पर हमारा रैंक है। याद रखिएगा, चंद्रमा पर उतरने पर साउथ पोल पूछेगा तो हम पहले नंबर पे। ठीक है। तो अब हमारा चंद्रयान जो है वो विक्रम लैंडर जो था वो इसमें हमारे लैंड किया। आप सभी ने ऐतिहासिक पल देखा होगा। फिर उसके बाद से अब रोवर प्रज्ञान जो है वो इससे निकला, और प्रज्ञान अब सारी जानकारी जो है वो इकट्ठा करेगा और कैसे कैसे क्या क्या कंपोजिशन है चंद्रमा पर वो सारी हमारे तक पहुंचाएगा। दोस्तों याद रखिएगा, इसरो का ये जो मिशन है काफी महत्वपूर्ण है और सभी लोगों ने दुनिया के हर एक कोने से जो है वो बधाइयां आ रही है। ठीक है। तो दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, जैसे मैंने बताया कि साउथ पोल पर पहली बार इंडिया किसी देश के रूप में पहुंचा है और चंद्रमा पर चौथा ऐसा देश बना है जो पहुंचा है। इससे पहले अमेरिका, रसिया, चाइना पहुंच चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। ठीक है। 14 जुलाई को हमारा ये मिशन लॉन्च हुआ था, है ना, इसरो से इसको लॉन्च किया गया था। ये चंद्रयान 3 है। चंद्रयान 2 के जैसे ही इसमें एक लैंडर और रोवर थे, लेकिन इसमें ऑर्बिटर नहीं था। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे कि 3 हमारे मुख्य उद्देश्य थे: चंद्रमा पर सुरक्षित सॉफ्ट लैंडिंग करना, रोवर प्रज्ञान का क्षमताओं का अवलोकन करना, और फिर चंद्रमा के इंफ्रास्ट्रक्चर और वहाँ का क्या क्या किस तरीके का कंपोजिशन है उसको समझना। तो ये 3 मुख्य उद्देश्य के साथ हमारा ये मिशन शुरू किया गया था। अब इसरो के बारे में अगर हम देखते हैं तो इसरो की स्थापना हमारे 15 अगस्त 1969 को हुई थी, और तब से ये लगातार हमारे स्पेस साइंस में धमाका कर रहा है। जैसे कि इसरो ने सबसे पहला हमारे SLV-3 को लॉन्च किया, जो इसका सबसे पहला सफल परीक्षण था। फिर इनसेट बी को किया। इसी तरीके से 1994 में हमने PSLV को लॉन्च किया, पोलर सैटेलाइट व्हीकल को, जो कि सैटेलाइट्स को ऊपर लेके जा सकता है। 2008 में पहला चंद्रयान मिशन लॉन्च हुआ। फिर 2019 में चंद्रयान 2 हुआ, जिसमें विक्रम लैंडर से कनेक्शन टूट गया था। और 2023 में चंद्रयान 3 की भी हमारे यहाँ पर सफल लैंडिंग हुई, तो आप सभी लोगों ने देखा। इसरो के बारे में बात करते हैं तो इसके हमारे जो इसरो के चेयरमैन है SP सोमनाथ है। मिशन डायरेक्टर S मोहन कुमार थे। असिस्टेंट मिशन डायरेक्टर हमारे G नारायणन थे। प्रोजेक्ट डायरेक्टर हमारे P वीरामुथु वेल थे। और डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर कल्पना के थी। तो इस तरीके से ये हमारे इस मिशन के प्रमुख लोग थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और इस मिशन को सफल बनाया। चलिए अगली न्यूज की तरफ चलते हैं। हाल में ही हमारे जो ब्रिक्स समिट चल रही है साउथ अफ्रीका में, उसमें कितने नए देशों को जोड़ने की बात की गई है? तो दोस्तों अब हमारे जनवरी 2024 से हमारे ब्रिक्स कंट्रीज में और नए देश जुड़ रहे हैं। पहले ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, केवल 5 कंट्री थे। अब इसमें जुड़ रहे हैं हमारे 6 और कंट्री, जिसमें हमारे जो 6 कंट्रीज जुड़ने के बाद इनकी जो संख्या है वो 11 हो जाएगी। कौन कौन से 6 कंट्री हैं? इजिप्ट मतलब मिस्र, सऊदी अरब, यूएई और इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान, ये हमारे 6 कंट्रीज हैं। याद रखिएगा, इजिप्ट है हमारे, उसके बाद से सऊदी अरब है, यूएई है, इथोपिया है, अर्जेंटीना और ईरान, ये अब हमारे 6 और नए कंट्री यहां पर जुड़ेंगे। ये जानकारी हमारे इस बार के साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट और ब्रिक्स के चेयरमैन सिरिल रामपोसा ने दी है। इस बार ब्रिक्स की जो चेयरमैनशिप है वो साउथ अफ्रीका को दी गई थी। ब्रिक्स कंट्रीज के बारे में अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ब्रिक्स कंट्रीज की स्थापना 2009 में हुई थी और इस बार की इसकी मीटिंग साउथ अफ्रीका में हो रही है। याद रखिए, पूरे कंट्री का, पूरे वर्ल्ड की कंट्री का लगभग हमारे 42% जो पॉपुलेशन है वो ब्रिक्स कंट्रीज में लाई करती है। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर जीडीपी के हिसाब से देखेंगे तो 28% जीडीपी ब्रिक्स कंट्रीज में, अभी के ब्रिक्स कंट्रीज में लाई करती है। लेकिन जैसे ये हमारे कंट्रीज बढ़ेंगे, ये आंकड़े भी आपको बढ़ते हुए दिखाई देंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल में ही 2021 के 69 नेशनल फिल्म अवार्ड्स का अनाउंसमेंट हुआ। ये कौन से वर्ष में शुरू किए गए थे? दोस्तों हमारे यहाँ पर 69 नेशनल अवार्ड्स कल अनाउंस किए गए हैं, 2021 के लिए किए गए हैं। और ये जो नेशनल अवार्ड्स हैं ये 69 नंबर के थे। ठीक है, चलिए इनकी पूरी जानकारी लेते हैं और फिर देखते हैं कि पहला कब और कहां पे दिया गया था।
तो सबसे पहले हमारे रॉकेटरी जो फिल्म है, जो नंबी इफेक्ट के ऊपर बनाई गई थी, इसको बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड दिया गया। इसी तरीके से हमारे जो चार्ली 777 है, इसको बेस्ट कन्नड़ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। दोस्तों अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारे आलू अर्जुन जो है ये बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीते हुए हैं, और पहले तेलुगु एक्टर है जिनको नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। तो आलू अर्जुन को बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया है। आप यहाँ पे सिंबल देख सकते हैं, पुष्पा राज का बनाया हुआ है इन्होंने। बेस्ट एक्ट्रेस में अगर बात करेंगे तो आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए और कृति सेनन को मिमी के लिए हमारे बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। याद रखिएगा, आलिया भट्ट एंड कृति सेनन, ठीक है। याद रखिए हमारे बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी हैं, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस पल्लवी जोशी हैं। ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, याद रखिएगा। अगर हम आगे बात करते हैं तो हमारे पूरी लिस्ट ये इस तरीके से: बेस्ट फीचर फिल्म नंबी इफेक्ट, रॉकेटरी, है ना, तो रॉकेटरी जो आर माधवन की फिल्म है, बेस्ट फीचर फिल्म है। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन है गोदावरी द होली वाटर के लिए। बेस्ट हिंदी फिल्म दी गई है सरदार उधम सिंह को, याद रखिएगा, बेस्ट हिंदी फिल्म पूछेगा तो सरदार उधम सिंह के ऊपर टिक करना है। बेस्ट सिनेमेटोग्राफी उधम सिंह को। बेस्ट चिल्ड्रन मूवी गांधी एंड कंपनी। बेस्ट चाइल्ड एक्टर भावेन राबरी छल्लो सो के लिए, जो हमारे ऑस्कर में भी ऑफिशियल एंट्री थी। बेस्ट गुजराती फिल्म की अगर हम लोग बात करेंगे, ये भी छल्लो सो है। बेस्ट मराठी फिल्म की बात करेंगे तो एकदा कायछाला। बेस्ट मलयालम फिल्म की बात करेंगे तो होम है। बेस्ट तेलुगु फिल्म की बात करेंगे तो ओपन्ना है। बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर की बात करेंगे तो एम कीरावानी और देवी प्रसाद है। ये हमारी पूरी लिस्ट है इस बार के नेशनल अवार्ड की, 69 नेशनल अवार्ड की। काफी महत्वपूर्ण है, एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनेगा। अब दोस्तों याद रखिए, हमारा जो पहला नेशनल अवार्ड है 1954 में दिया गया था, जो हमारे अभी क्वेश्चन हमने पूछा था। तो पहला नेशनल अवार्ड 1954 में दिया गया था। श्यामची आई ये पहली नेशनल अवार्ड फिल्म थी हमारी। फिर उसके बाद से ये जो अवार्ड है ये हमारे नेशनल यूनियन मिनिस्ट्री के द्वारा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री देती है, जो अनुराग ठाकुर जी के पास में है, और ये अवार्ड राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं। तो ये सारे हमारे फैक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने किस स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण किया? अस्त्र है, शस्त्र है, स्पाइडर है या आकाश है? तो ये यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा वो है हमारे स्वदेशी विजुअल रेंज मिसाइल का जो सफल परीक्षण किया गया है वो है अस्त्र, है ना। तो ये हमारी एक सबसे पहले तो स्वदेशी है, और ये हल्के लड़ाकू विमान तेजस से गोवा के तट पर हवा से हवा पे मार करने वाली मिसाइल है। मतलब ये हवा से हवा में ही अगर कोई एयरक्राफ्ट आ रहा है तो उसको मार देगी, और इसका नाम रखा गया है अस्त्र। अस्त्र का मतलब ये होता है फेंक करके मारने वाला, है ना। शस्त्र का मतलब होता है जिसको हाथ में लेकर के मारते। तो ये हमारे संस्कृत में अस्त्र का मतलब होता है फेंक के मारने वाला। इसका परीक्षण तेजस विमान से किया गया गोवा के तट पर। तो याद रखिए अस्त्र इज राइट आंसर। ये 2000 फुट की ऊंचाई पर इसको हम मार सकते हैं। डीआरडीओ की मदद से इसको बनाया गया है। डीआरडीओ की स्थापना हमारे 1 जनवरी 1958 में हुई थी। ये हमारे इसके जो प्रमुख है उनका नाम है समीर वी कामत। समीर वी कामत जो है वो डीआरडीओ के प्रमुख है। नई दिल्ली में हमारा डीआरडीओ का हेडक्वार्टर है। कहां पर? नई दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अस्त्र, देखिए मैंने बताया कि संस्कृत मीनिंग है, रेंज 70 किलोमीटर है, स्पीड 5555 किलोमीटर प्रति घंटा है। हाल में ई प्रशासन पर 26वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया? लखनऊ, कलकत्ता, हैदराबाद या इंदौर? ई प्रशासन मतलब ई गवर्नेंस पर हमारा जो 26वां सम्मेलन है कहां पर हुआ? तो ये मध्य प्रदेश के इंदौर में आयोजित किया। कहां पे? मध्य प्रदेश के इंदौर में, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल में ही फीडे वर्ल्ड कप शतरंज का जो खिताब है वो किसने जीता? तो दोस्तों यहाँ पर आर प्रज्ञानंद बहुत बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन इनको रनर अप से संतोष करना पड़ा। जो हमारे चैंपियन बने हैं वो है नॉर्वे के मैग्सन कार्लसन। तो मैग्नस कार्लसन जो है ये हमारे चैंपियन बने हैं फीडे वर्ल्ड कप के। तो युवा चेस चैंपियन रमेश बाबू प्रज्ञानंद को 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन के हाथों ट्राई बेकर में 1.5 और 0.05 से हार का सामना करना पड़ा। तो रनर अप के तौर पर है, और ये बहुत बड़ी बात है हम सभी के लिए। जिस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया, बेस्ट परफॉर्म इंडिया की तरफ से आर प्रज्ञानंद है। सबसे पहले ये हमारा FIDE वर्ल्ड कप कहां पर होता? तो अजरबैजान में ये वर्ल्ड कप आपका हो रहा था। आपको याद रखना है अजरबैजान में ये वर्ल्ड कप हो रहा था, और इसको किसने जीता हुआ है? तो नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन ने जीता हुआ है। ये 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन है। चलिए आगे चलते हैं।
वाशिंगटन स्थित इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ मैट्रिक्स एंड इवेल्युएशन के अध्ययन के अनुसार किस वर्ष में दुनिया के 100 करोड़ लोग अर्थाइटिस के पेशेंट हो जाएंगे, गठिया के पेशेंट हो जाएंगे, जिससे आजकल देख रहे हो कि बहुत सारे लोग हमारे पीड़ित हैं। 2025, 2030, 2045 या 2050? तो सही जवाब हो जाएगा 2050 तक अर्थाइटिस के पेशेंट हो जाएंगे 100 करोड़ लोग। ये यहाँ पर चिंता देखिए अर्थाइटिस यहाँ पर आपको ये नी कैप में होने वाली बीमारी है और ये काफी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब ये अपने चरम पर होते हैं। 2050 तक 100 करोड़ लोग इससे पीड़ित हो जाएंगे ऑल ओवर वर्ल्ड में। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इनमें से कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ना लागू करने वाला तीसरा राज्य बन गया? तो भैया हम जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लाई गई थी वो नहीं लागू करेंगे। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो यहाँ पर जो सही जवाब है, हाँ, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बाद तीसरा ऐसा राज्य बना जिसने एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसको नहीं लागू करेंगे, ये जानकारी दी। याद रखिए सिद्धिरमैया कांग्रेस के नए सीएम बने हुए है ना, तो सिद्धिरमैया ये कांग्रेस के नए सीएम बने हुए हैं हाल में ही, और इन्होंने कर्नाटक में इसको लागू करने से मना कर दिया। ठीक है, तो याद रखिए ये हमारे एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी और इस एजुकेशन पॉलिसी को पहले ही हमारे केरल और तमिलनाडु ने लागू करने से मना कर दिया है। अब यहाँ पे अब देख रहे हैं कर्नाटका ने भी मना कर दिया है। ठीक है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जहां पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 6% इन्वेस्टमेंट करने का हमारे गोल था। राइट टू एजुकेशन क्लास 12 तक, एज 18 तक करने का एम था, या 18 तक कि जो हमारे लोग हैं उनको एजुकेशन मिलना ही चाहिए। ठीक है, 50% क्रॉस एनरोलमेंट 2035 तक ये लक्ष्य रखा गया था कि भाई हमको कम से कम क्लास 12 तक की शिक्षा 50% लोगों को मिलनी ही चाहिए ऑल ओवर इंडिया में 2035 तक। चलिए तो आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, हाल में ही ISSF वर्ल्ड निशानेबाजी चैंपियनशिप में भारत के किस खिलाड़ी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता है? तो हमारे जो शूटिंग फेडरेशन का वर्ल्ड कप है, इसमें 25 मीटर में पेट्रोल इवेंट पिस्टल इवेंट में किसने वर्ल्ड कप जीता है? तो याद रखिएगा वो है हमारे अमनप्रीत सिंह। अमनप्रीत सिंह ने स्वर्ण पदक जीता हुआ 25 मीटर के इस इवेंट में, काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो महिला इवेंट में टीना, यशिता, शौकीन और कृतिका ये हमारे मेडल की दौड़ से बाहर हो गई हैं, है ना। लेकिन हमारे जो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे अमनप्रीत सिंह ने हमको यहाँ पर गोल्ड मेडल जिताया हुआ है इस हमारे निशानेबाजी प्रतियोगिता में, पिस्टल का इवेंट है। ठीक है, तो अभी तक भारत ने टोटल 9 पदक जीत रखे हैं, 5 स्वर्ण है, 4 कांस्य हैं, और काफी महत्वपूर्ण ये हमारे लिए। जैसे ही फाइनल टेबल बनती है हम पूरी टेबल के साथ आपको अपडेट करेंगे। हाल में ही 2023 में सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम में नई दिल्ली के किस मंत्रालय ने टेली लॉ 2.0 कार्यक्रम का आयोजन किया? लॉ है, डिफेंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन है, या सूचना एवं ब्रॉडकास्टिंग, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग? तो टेली लॉ 2.0, तो यहाँ पे जो सही जवाब है, तो टेली लॉ 2.0 ये हमारे सभी को अपनी फ्री एंड लीगल एड मिलनी चाहिए, आर्टिकल 339A में बोला गया, जिसको हमारे ध्यान में रखते हुए टेली लॉ 2.0 का आयोजन किया गया है। ये हमारे लॉ मिनिस्टर जो कि हमारे अर्जुन राम मेघवाल है उनकी अध्यक्षता में ये शुरू किया गया। तो ये लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित किया गया है ना, जिससे हमारे जो लोगों को कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहां पर सिर्फ थोड़ी सी कानूनी सहायता से उनका काम बन जाता है, वो इसका मुख्य उद्देश्य था। तो याद रखिएगा टेली लॉ कार्यक्रम जो है ये हमारे लॉ मिनिस्ट्री के द्वारा चालू किया गया है, जिससे कि हमारे जो लोगों को कानूनी सहायता टेली जैसे मेडिसिन चली थी वैसे ही टेली लॉ के माध्यम से उनकी इनकी जो कानूनी जरूरत है उनको पूरा किया जा सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने पुरुष क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए किसके साथ समझौता किया? मास्टर कार्ड है, वीजा है, रुपए है, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा, मास्टर कार्ड के साथ मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के लिए समझौता किया गया है। ठीक है, तो मास्टर कार्ड के ऊपर आपको टिक करना है। तो ICC ने वर्ल्ड कप जो हमारे इंडिया में होने वाला है ना, शेड्यूल भी बन चुका है, टीम भी डिसाइड हो चुकी है, मास्टर कार्ड के साथ टाई अप किया हुआ है। याद रखिए सही जवाब हो जाएगा। तो ICC के जो हमारे प्रमुख हैं वो आपको पता ही होना चाहिए, चीफ एग्जीक्यूटिव CEO यहाँ पर लिखा होगा जेफ वार्केले है, और हमारे मास्टर कार्ड के जो CEO है जिनके बीच में ये हमारे टाई अप हुआ है वो राजा
राज मन्नार है। तो ये चीफ मार्केटिंग एवं कम्युनिकेशन ऑफिसर है मास्टर कार्ड के, और हमारे आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सीईओ के जेफ आर्कड़े के बीच में ये टाई अप हुआ। हाल में राधा कृष्ण राव का 103 साल की आयु में निधन हुआ। ये कौन से क्षेत्र से हैं? लेखक है, इकोनॉमिस्ट है, गणितज्ञ है या फिल्म निर्देशक है? दोस्तों ये हमारे एक महान गणितज्ञ और आंकड़ा शास्त्री थे जो 103 वर्ष की आयु में हमारे बीच में नहीं है। याद रखिएगा, सी राधाकृष्ण राव एक गणितज्ञ थे जिनको इंटरनेशनल प्राइज ऑफ स्टैटिस्टिक्स 2023 भी मिला हुआ है। ठीक है, ये हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है। इनको 1968 में पद्म भूषण और 2002 में पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। 1968 में पद्म भूषण और 2001 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और काफी महत्वपूर्ण व्यक्ति है ना। एक सी राधा कृष्ण राव जो कि आज हमारे बीच में नहीं है लेकिन बहुत कुछ सिखा के गए। हाल में कुश्ती महासंघ के द्वारा समय पर चुनाव कराने में विफलता के लिए यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग से निलंबित कर दिया गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ की स्थापना 27 जुलाई 1967 को हुई थी। तो दोस्तों यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने भारतीय जो इंडियन रेसलिंग फेडरेशन है उसकी सदस्यता को रद्द कर दिया है। काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, आप सभी लोग देख रहे थे, है ना। इसका मुख्य रीजन है हमारे अध्यक्ष पद का चुनाव समय से ना होना। गौरतलब है उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हुई तो थी लेकिन अभी तक चुनाव संपन्न नहीं हुआ, जबकि जून में ही चुनाव संपन्न होने थे, जिसकी वजह से ये अध्यक्षता खत्म कर दी गई है। ठीक है ना। ओलंपिक क्वालिफाई वर्ल्ड चैंपियन जो हमारे नेचुरल प्लेयर थे, वो न्यूट्रल प्लेयर थे, वो इसमें अध्यक्ष पद के तौर पर अपने क्या कर सकते थे, वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते थे, लेकिन चुनाव में किसी का नाम चयन नहीं हुआ, है ना। याद रखिए, जीते तो पदक की गिनती देश के मेडल में नहीं होगी। अगर इन्होंने किसी ने भी हमारे अगर पदक जीता जो सर्बिया में होने वाली वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप है, तो उसको हमारे देश में नहीं जोड़ा जाएगा। अवार्ड सेरेमनी में भी राष्ट्रगान नहीं बजेगा। चलिए आगे चलते हैं। तो वर्ल्ड रेसलिंग फेडरेशन की स्थापना रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 27 जनवरी 1967 को हुई थी, नई दिल्ली में इसका हेड। लेखक गायक विपुल रिखी द्वारा लिखी गई पुस्तक ड्रंक ऑन लव द लाइफ विजन एंड संग्स ऑफ कबीर का प्रकाशन किसने किया? तो एक किताब है जिसका नाम है ड्रंक ऑफ ऑन लव। ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको विपुल रिखी ने लिखा हुआ है। विपुल रिखी के द्वारा लिखी गई किताब है ड्रंक ऑन लव, और इसका जो पब्लिकेशन है वो हमारे हापर कॉलिंस इंडिया के द्वारा किया गया है। हापर कॉलिंस इंडिया के द्वारा ये किताब का पब्लिकेशन किया गया है। लेखक का नाम है विपुल रिखी और किताब का नाम है ड्रंक ऑन लव। ठीक है, ड्रंक ऑन लव किताब का नाम है, देख पा रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 1 सितंबर को कितने राज्यों में केंद्र प्रशासित प्रदेश में मेरा बिल मेरा अधिकार जो प्रोत्साहन योजना जारी की गई? 2 राज्य, 3 है, 4 है या 6 राज्य? कितने राज्यों में ये हमारे मेरा बिल मेरा अधिकार प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई? तो याद रखिएगा, मेरा बिल मेरा मेरा अधिकार ये 6 राज्यों में शुरू की गई योजना, है ना। मेरा बिल मेरा अधिकार। तो यहां पर हमारे मोबाइल ऐप by uploading bill on mobile app people can win cash prize ranging 10,000 to 1 करोड़, है ना। जो कि हमारे असम, गुजरात, हरियाणा, पुडुचेरी, दमन, दीप, दादरा नगर हवेली, ये हमारे जो राज्य है एंड केंद्र शासित प्रदेश जहां पर ये शुरुआत की जा रही है। तो याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमारे जो लोग हैं वो समय पर अपने बिल को भरें, बिल को स्किप ना करें, जिससे वो बिल को अपने जमा करने के बाद उसको अपलोड करेंगे तो किसी व्यक्तियों को कैश प्राइज दिया जाएगा। तो लोगों को क्या करना है, प्रोत्साहित करना है कि बिल अपना टाइम पे जमा करें। ठीक है, एक व्यक्ति एक महीने में अधिकतम 25 बिल अपलोड कर सकता है। एक बिल का न्यूनतम मूल्य 20 रुपए होगा। योजना को शुरू करने का मकसद टैक्स चोरी रोकना और लोगों को प्रोत्साहित करना। हाल में पेंच टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? एमपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड। पेंच टाइगर रिजर्व जो है ये आपको कहां पर देखने को मिलेगा? तो पेंच टाइगर रिजर्व जो कि हाल में ही साइकिल सफारी की शुरुआत की, यहाँ पर आगंतुकों को साइकिल के जरिए यहाँ की सुंदरता का अनुभव कराया जाएगा। तो पेंच टाइगर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। पेंच रिवर के किनारे बसा हुआ ये एक टाइगर रिजर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको 1975 में
हमने नेशनल पार्क घोषित किया था और 98-99 में इसको टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। पेंच टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में मुख्यतः, लेकिन कुछ इसका भाग महाराष्ट्र में भी आता है, जहां पर साइकिल सफारी की शुरुआत की गई। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। याद रखिए थोड़ा सा आज क्लास आपकी लाइव नहीं हो पाई कुछ एरर की वजह से, तो आप रिकॉर्डेड देख रहे हैं। आज के जो आपने पढ़ा उसका रिवीजन के लिए आप यहाँ पर अपने क्वेश्चन के जवाब कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ब्रिक्स कंट्रीज ने कितने और नए कंट्री जुड़ रहे हैं? 69 नेशनल अवार्ड दिया गया। पहली बार कब दिया गया था? कौन सा राज्य हमारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को नहीं अपना रहा है? आपको बताना मेरा बिल मेरा अधिकार ये कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1 सितंबर से डाली जाएगी। आप हमारे पीडीएफ के लिए इस टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।